Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. As you know, we are discussing the chapter number 1 of microeconomics, that is economics and economy, right? See, this is your book of VK publication and we are doing microeconomics chapter number 1. So as you know, in last lecture we discussed some basic terms, right? Scarcity, choice and decision making, alternative uses. We discuss a lot like unlimited wants, limited resources and so on. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन. अब हमें समझना है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, राइट. सी, सबसे पहले क्या कहता है कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट. इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है. थोड़ा सा आपके लिए इसे जूम कर दिया जाए, राइट. अब आपको क्लियर होगा. अब देखिए है क्या ये इकोनॉमिक्स. क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज. इकोनॉमिक्स है क्या, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, राइट. इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कुछ चीज़ों को, और क्या स्टडी करते हैं वही बताया जाएगा. देखिए, सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या. हमने लास्ट अंडरस्टैंड किया था, आप यहाँ देखें, लास्ट हमने अंडरस्टैंड किया था कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है, स्कार्सिटी होती है. स्कार्सिटी होती है, किसकी होती है स्कार्सिटी? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, और रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से एक सिचुएशन अराइज हुआ था, दैट इज़ चॉइस. चॉइस अराइज हुआ, चॉइस का सिचुएशन अराइज हुआ था, और हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि चॉइस होता है तो ये सिचुएशन क्यों अराइज होती है. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसलिए सिचुएशन अराइज हुआ चॉइस. और चॉइस भी अराइज तब होता है जब रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, राइट. अब एक्चुअल में क्या कहता है कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि हम अपनी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई भी कर पाएँ और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पाए. सी, मार्केट में हम जो है 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर चलते हैं. एक मार्केट में आपका रहता है कंज्यूमर, एक रहता है प्रोड्यूसर, और एक होता है सोसाइटी. अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है. स्कार्सिटी तो हमने समझ ली, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है. बट ये देखेंगे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है तो रिसोर्सेज हमें मिलते कहाँ से हैं? रिसोर्सेज हम एक्वायर करते हैं सोसाइटी से. सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? रिसोर्सेज. और इन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है. हम यूज़ करते हैं इन रिसोर्सेज को, कहाँ यूज़ करते हैं? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में. वी यूज़ दिस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. इन रिसोर्सेज से ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया है अभी तक. हमने कहा कि मार्केट में हम 3 चीज़ें लेकर चल रहे हैं. क्या है 3 चीज़ें? फर्स्ट है आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सोसाइटी. 3 चीज़ें हैं. सेम, सोसाइटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. बस इतना सा कंसेप्ट अभी आपको समझता है. अब देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट में ये इसका बनाता कौन है गुड्स एंड सर्विसेज को? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहेगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. अगर आप एक सेलर हैं तो आप भी वही प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे जहां आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ये एक सिचुएशन है कि प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज़ करना चाहता है प्रॉफिट को, और कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमाइज़ करना चाहता है किस चीज़ को? सेटिस्फैक्शन को. मैक्सिमाइज़ करना चाहता है सेटिस्फैक्शन को. एक एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल से आपको जो है क्लैरिफाई होगा कॉन्सेप्ट. सपोज़ कीजिए कि आपके पास ₹100 रुपीज़ है, आपके पास ओनली 100 रुपीज़ है, राइट. और आप एक क्या है, कस्टमर हैं. आप मार्केट जाते हैं. मार्केट अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं. आपके पेरेंट्स ने कहा कि ये 100 रुपीज़ है, आप इस 100 रुपीज़ में जितना जो भी आप ले सकते हैं आप वो ले लीजिए, आपको छूट है. अब आप चूज़ करेंगे कि आपको क्या लेना है. आपको 100 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिली है. या तो आप इस 100 रुपीज़ से क्या करेंगे, जो भी आपको चॉकलेट्स वगैरह पसंद है आप वो ले लेंगे, या फिर आप इसे सेव करके रख सकते हैं. या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि नहीं मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, या आपको कुछ भी और पसंद है तो आप वो ले लेंगे. तो ऑप्शंस आपके पास है कि आपको ऐसा चीज़ परचेज़ करना है जो वो 100 रुपीज़ में भी आ जाए और जो आपको सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा प्रोवाइड करे, राइट. तो ये एक सिचुएशन होती है कि हम अपने पैसे वहाँ खर्च करते हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है.
अभी 100 रुपीज़ लेकर आप चले जाएँ मार्केट। अब आप बताएं आप इसमें क्या परचेज़ करना पसंद करेंगे। अगर आपको आपके पेरेंट्स दो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ वो कह रहे हैं कि आप कुछ चॉकलेट ले सकते हैं, राइट। अब या फिर अगर आप कहें कि नेक्स्ट ऑप्शन आप कहें कि आप चॉकलेट भी ले सकते हैं, और एक ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाता है कि आप सपोज़ कीजिए कि आप कप केक ले रहे हैं, राइट। दो ऑप्शंस आपको दे दिए। अब आप इसमें से वो चीज़ परचेज़ करेंगे जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। और दूसरा आप ये भी देखेंगे कि वो सेटिस्फेक्शन जो है इस 100 रुपीज़ में फुलफ़िल हो जानी चाहिए। तो ये है कस्टमर की बात। हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, कस्टमर वो चीज़ परचेज़ करेगा फिर उसे कंज्यूम करेगा। लेकिन यहीं अगर आप ले लीजिए कि आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपके पास सिर्फ रुपीज़ बिज़नेस करने के लिए, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ओनली 1 लाख रुपीज़ है, तो आप इसके अंदर से आप चूज़ करेंगे कि आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। आप कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन स्टार्ट करें जिसको सेल करने पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, राइट। आप सोचें कि आपके पास दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब ये देखेंगे कि क्या ये बिज़नेस, जो भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जो दो टाइप के बिज़नेस आप कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हैं या ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि ये बिज़नेस जो है 1 लाख रुपीज़ में हो जाना चाहिए। दूसरा आप ये देखेंगे कि अगर 1 लाख में हो जाता है तो ठीक है, और दूसरा ये भी देखेंगे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा प्रोवाइड करता हो। अब ये दोनों ही बिज़नेस जो है 1 लाख रुपीज़ में मान लीजिए कि हो जाते हैं। कोई भी बिज़नेस है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, और दो ऑप्शंस आपने चूज़ कर लिए कि ये दोनों बिज़नेस जो है 1 लाख में हो जाएंगे। अब आप इसमें से चूज़ करेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलता है। तो ये बात होती है प्रोड्यूसर की। लेकिन सोसाइटी क्या चाहेगी कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाती हो, राइट। सोसाइटी में हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसी चीज़ आए कि आप सोशल वेलफेयर भी हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम प्रोड्यूसर का कंसेप्ट यहाँ लेते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 1 लाख में बिजनेस भी हो जाएगा, और मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस स्मॉल लेवल पर बिजनेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने लिक्विड का स्टार्ट कर दिया या सिगरेट का स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है कि हमारी सोसाइटी में वो सोशल वेलफेयर का काम नहीं करेगा। तो हम सोसाइटी चाहे कि कहीं ना कहीं कि हमारी सोसाइटी में ये शॉप नहीं होनी चाहिए। तो हमें जो है सभी कंसेप्ट का ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट भी हो प्लस साथ में सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम जब एज अ होल बात करते हैं, एज ए इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, तो इन्हीं तीनों कंसेप्ट को अगर मिला दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है ताकि हम अपने स्कैर रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, और ऐसे यूज़ करें कि इन तीनों को बेनिफिट होना चाहिए, कस्टमर को, प्रोड्यूसर को और सोसाइटी को। कस्टमर अपने हिसाब से सोचेगा, प्रोड्यूसर अपने हिसाब से सोचेगा, सोसाइटी अपने हिसाब से बात करेगी, और इसी चीज़ को स्टडी करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, राइट। तो अब आए अपने चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 1 पे, जहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया है व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या, अब हम इसे स्टडी करते हैं। सी कहता है कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार मीन्स। क्या कहता है कि हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्वायर करेंगे किसको, स्कैर रिसोर्सेज को, जिससे सेटिस्फाई होगा हमारा अनलिमिटेड वांट्स, जिससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, राइट। अब डिक्शनरी मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग में है क्या एक्चुअली, देखिए इकोनॉमिक्स है क्या। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से इसका बात करते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग कहता है कि इकोनॉमिक्स जो एक वर्ड है जिसको कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और एक ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं, एक है आपका ओकोस, एक ओकोस से मिलकर बना है, और दूसरा वर्ड है आपका नेमिन। दो शब्दों से मिलकर बनता है इकोनॉमिक्स, किसके अकॉर्डिंग, ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ग्रीक वर्ड है और दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकोस और नेमिन। ओकोस का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, राइट। और नेमिन का क्या मीनिंग होता है, नेमिन का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ही क्यों कहते हैं इसे,
इकोनॉमिक्स को इसी शब्दों से क्यों जोड़ा गया कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इसे कहा जाए ग्रीक वर्ड में। सी, अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर हम अपने घर की बात करें तो आप भी अपने घर में देखेंगे कि आप लोगों के पास भी जो है एक लिमिटेड फंड्स होंगे, लिमिटेड वेल्थ होगा। उसी वेल्थ में आप लोगों को अपनी जो वांट्स हैं उसको फुलफ़िल करना होता है, राइट। उसी में आपको अपनी वांट्स को क्या करना है, फुलफ़िल करना है। अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने और आपके पास 50,000 ही है, आपके पास 50,000 रुपीज़ अवेलेबल है, तो आप शॉपिंग इस हिसाब से ही करेंगे कि आपका 50,000 के अंदर अंदर ही शॉपिंग हो जाए, राइट। आप उस हिसाब से अपना बजट जो है मेंटेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम अपना बजट बनाते हैं कि हम हर वीकेंड पे देखें कि हमारा कितना खर्च हुआ है, या फिर हम मंथ के एंड में देखते हैं कि कितने रुपीस हम खर्च कर देते हैं, हमारा क्या बजट रहता है, तो हम क्या करते हैं कि उसी मनी के हिसाब से हम खर्च करते हैं जितना वेल्थ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम मैनेज करते हैं अपने हाउस को अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फंड्स या फिर कहीं की अवेलेबल वेल्थ। तभी इकोनॉमिक्स को रिलेट किया गया किसे, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जैसे हाउस में होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ अवेलेबल, तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स को भी जो है हम स्टडी करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे मैनेज किया जाए जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें अवेलेबल हो, राइट। तो एक सिंपल सा मीनिंग है इकोनॉमिक्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ सी, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इट इज़ बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सी, इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का क्या मीनिंग है, मैक्रो का क्या मीनिंग है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट डोंट वरी। सबसे पहले आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है यहाँ पर माइक्रो, राइट। माइक्रो का क्या मीनिंग है, माइक्रो का मतलब है यहाँ पर ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रो को भी, और ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं इसे, माइक्रोस। इस तरह से इसे लिखा जाता है माइक्रोस, और इसका मीनिंग होता है स्मॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्रो लिखा है और ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड में इसे कैसे लिखा जाता है, मैक्रोस। इस तरह से इसे लिखा जाता है। जस्ट स्पेलिंग का थोड़ा चेंज है, बाकी प्रोनाउंसिएशन सेम है इसका। नाउ सी, मैक्रोस मीन लार्ज। अब हमें इकोनॉमिक्स में ये डिस्कस करना होता है कि हम अपने रिसोर्सेज जो स्कैर रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसा हो, उसका एलोकेशन कैसा हो, राइट। अब स्मॉल का मतलब क्या है कि स्मॉल लेवल पर बात करते हैं। जब एक इंडिविजुअल की बात करें हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात करते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, या फिर हम कहें कि एक पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर फर्म अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करे, या फिर हम एक पर्टिकुलर, हम ये मान लीजिए कि एक यूनिट की बात करते हैं, एक इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर जब बात की जाती है तो उसे कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट मीन्स कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें डिसाइड करना है हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम सोसाइटी एज अ होल की बात करते हैं, इट मीन्स कि हमारी पूरी सोसाइटी को एक मानकर, हम उसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ना मानते हुए, एक मानते हुए पूरी सोसाइटी को, जब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, इट मीन्स जब हम लार्ज लेवल पर बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। 2 टर्म्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है स्मॉल लेवल पर, मैक्रो बात करता है लार्ज लेवल पर। जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, या फिर हम एक पर्टिकुलर फर्म की, या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट की, इनके डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम सोसाइटी एज अ होल की बात करते हैं, पूरी सोसाइटी को एक मानते हुए चलते हैं, तब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आई होप यहाँ तक आपको जो है मीनिंग क्लियर होगा। आइए आप अपनी बुक की पेज नंबर 5 पे देखें, आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा। इसे हम डिस्कस करते हैं। सी, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम
जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है इसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल के लेवल पर बात करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कह रहे हैं, आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल और एट द लेवल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब हम कंट्री एज अ होल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, राइट। देखिए डिटेल देखते हैं इसका, डिटेल एक्सप्लेनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले देखिए द टर्म माइक्रो एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस, जिसका क्या मीनिंग है, स्मॉल। ये स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, लाइक डिमांड फॉर सोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। देखिए हम डिमांड को देख रहे हैं, लेकिन डिमांड कौन कर रहा है, साल्ट की डिमांड हो रही है बट एक इंडिविजुअल के द्वारा। हम एक इंडिविजुअल की डिमांड को देख रहे हैं और हम कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक स्मॉल ग्रुप की एक्टिविटीज़ की बात करें, पूरी यूनिट की नहीं, एक स्मॉल ग्रुप की बात करते हैं। तब क्या कह रहे हैं, लाइक अगर हम उनका देखें कि वो लोग क्या डिमांड करते हैं सोल्ट की, हम इस चीज़ को अगर डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स thus includes the study of demand theory, production theory, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब अभी एक बार आपको जो है आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे तब आपको समझ आएगा कि डिमांड थ्योरी क्या है, प्रोडक्शन थ्योरी क्या होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है। तो ये सब अभी जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्मॉल लेवल पर जब हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, द टर्म मैक्रो जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से। और क्या मीनिंग है इसका, मैक्रोस, मैक्रोस मीन्स लार्ज। और क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमी से रिलेटेड है एज अ होल। इट मीन्स हम पूरी इकोनॉमी को एक मानते हुए डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट स्टडीज़ एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड देख रहा है किस चीज़ की, सभी गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, हम देखें कि हमारी पूरी कंट्री में टूथपेस्ट का कितना डिमांड है, तो ये क्या हो गया, हम लार्ज लेवल पर बात करें। लेकिन हम सिर्फ ये देखें कि हमारे हरियाणा में जो है टूथपेस्ट का कितना डिमांड है, या फिर हम कहें कि हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट में कितना टूथपेस्ट का डिमांड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, राइट। तो जब हम लार्ज पर बात करते हैं दैट इज़ मैक्रो, जब हम स्मॉल लेवल पर बात करते हैं दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे नेक्स्ट क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विद द एग्रीगेट सच एस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात कर रहा है तो होल की बात करता है, होल कंट्री को लेकर चल रहा है। टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं, कंट्री एज अ होल को लेकर चलते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हमने डिस्कस क्या किया है, हमने समझा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के टाइप्स समझे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो को डिस्कस किया है, राइट। तो अभी आपको यहीं तक ही जो है अपना कवर करना है, और नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे अपना टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप यहाँ तक जो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा लेक्चर। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस lecture you can subscribe to my channel and also share with your friends, and if you have any query you can ask me in the comment box. I'll be happy to answer you. So thank you very much, thanks for listening.